हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में, जहां पर उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 के संदर्भ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का जो हम लेके आज यहां पर आए हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित उपन्यास थे। ठीक है, तो जिसमें से हमने पुराने जो पिछले उपन्यासों में कुछ आधे उपन्यास कवर किए थे पिछली क्लास में, उसके बाद आज जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास थे जो कम सभी ने पढ़े हैं, वो है बसंती, नीला चांद, वयम रक्षामा, विराटा की पद्मिनी, पुनर्नमा। इन उपन्यासों से हमने करीब 50 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा अन लोगों के साथ भी, और कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे। तो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है ये वीडियो, पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बसंती उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 92, 80, 85 या 1984? तो सही आंसर हो जाएगा 1980। ठीक है, बसंती उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1980। अगला क्वेश्चन है, बसंती उपन्यास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, उपन्यास महानगरी जीवन की खोखली, ठीक है, यहाँ पे क्या है, खोखली खोखली चमक दमक को प्रस्तुत करता है। बी, इस चमक दमक के बीच अंधेरी खाइयों में भटकती बसंती जैसी एक पीढ़ी का चित्रण है। बसंती उपन्यास में उमेश नगर का जिक्र आता है। यह सभी सही हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो तीसरा आपका ऑप्शन है वो सही नहीं है। ठीक है, तीसरे में कहता है कि बसंती उपन्यास में उमेश नगर का जिक्र आता है, तो उमेश नगर का जिक्र ना होकर के इसमें रमेश नगर का जिक्र आता है। ठीक है, माइनर सा अंतर है, हम ध्यान रखिएगा, रमेश नगर का जिक्र आता है। अगला क्वेश्चन है, बसंती उपन्यास में कहाँ के राज मजदूरों के पलायन के बाद दिल्ली के आसपास बसने की कहानी है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान के राज मजदूरों के पलायन के बाद दिल्ली के आसपास बसने की कहानी बसंती उपन्यास में है। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें निकलना होगा, बस्ती खड़ी नहीं रह सकती, अब बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। बसंती उपन्यास में सरकार का यह निर्णय किसके लिए था? अवैध बस्तियों के लिए था, बसंती के लिए था, रमेश नगर के निवासियों के लिए था, या दिल्ली वासियों के लिए था? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि वैसे से यहाँ पे अगर इस आंसर की इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अवैध बस्तियों के लिए। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अवैध बस्तियों के लिए ये बात कही गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पात्र बसंती उपन्यास का नहीं है? बुलाकी राम, चौधरी, बरडू, दीनू, रुक्मी, श्यामा बीबी या रामू? तो आप यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामू जो है पात्र, ठीक है, वो बसंती उपन्यास का नहीं है, बाकी सारे पात्र बसंती उपन्यास से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बसंती का पिता बुलाकी राम के हाथों बसंती को कितने रुपए में बेचता है? 1200, 1500, 1400 या 1000? तो सही आंसर यहाँ पे हो रहा है 1200 रुपए में बसंती को बुलाकी राम के हाथों बेच देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भगवान के सामने सौगंध खाई थी, मेरी मांग सिंदूर से भरी थी तथा बालों में फूल लगाए थे। उपरोक्त कथन बसंती ने किससे कहा? दीनू से, बुलाकी राम से, बरडू से, या इनमें से किसी से नहीं? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा दीनू से उसने ये बात कही थी। ठीक है, किससे कही थी? दीनू से। अगला क्वेश्चन है, बसंती और दीनू के बेटे का क्या नाम होता है? राजू, पप्पू, रामू या मोहन? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा पप्पू। बसंती और दीनू के बेटे का नाम था पप्पू। ठीक है, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीनू बसंती को अपने दोस्त बरडू के हाथों कितने रुपए में बेचकर चला जाता है? 200, 300, 150 या 1500 रुपए? तो सही आंसर हो जाएगा 200 रुपए में बेचकर चला जाता है अपने दोस्त के हाथों। अगला है, बसंती रमेश नगर के घरों में कौन सा काम करती थी? चौका बर्तन, खाना बनाने का, कपड़े धोने का या चौकीदारी का? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा चौका बर्तन का काम करती थी। ठीक है, अगला है, तू चोरियां करती फिरती है, मुझे बदनाम करती है। उपरोक्त कथन बसंती उपन्यास में किसने कहा? मिसेस सूरी ने कहा, श्यामा बीबी ने कहा, दीनू ने कहा, या बसंती की माँ ने कहा? तो सही आंसर हो जाएगा श्यामा बीबी ने बसंती से कहा था। ठीक है, अगला है, बसंती उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पूंजीवाद का विस्तार और विकास दर्शाना, मेहनत कसों के बार बार बसकर उजड़ने की त्रासदी का चित्रण, गरीबों के प्रति संवेदना, या ये सभी? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सभी। ये सारे फैक्ट हैं इस उपन्यास को लिखने का सारा उद्देश्य ये सारे हैं। ठीक है, पूंजीवाद का विस्तार भी है, मेहनत कस को कोई बस्तियां हैं बार बार बनती हैं, उजड़ने की त्रासदी है, गरीबों के प्रति संवेदना।
अगला क्वेश्चन है, भगवान जी मेरे सदा यूं ही मुंह फुलाए रहते हैं, ऐंठ कर बोलो तो नाराज, हंसो तो नाराज, किस किस से डर कर रहा हूँ, बापू से, माँ से, आपसे, भगवान से। किसका कथन है ये? बसंती की माँ का, श्यामा बीबी का, बसंती का या दीनू का? तो ये इंपॉर्टेंट कथन है, बसंती का स्वयं का है। ठीक है, अपने जीवन में विभिन्न उथल पुथल से नाराज होकर के, परेशान होकर बसंती कहती है कि सभी तो मुंह फुलाए रहते हैं, चाहे भगवान हो, माँ हो, बाप हो, किससे कहती, किस किस से मैं डर कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, जितनी जल्दी हो सके 30-40 घरों को तोड़ डालना जरूरी था ताकि बस्ती रहने के लिए नकारा हो जाए, बस्ती खाली कर दें। उपरोक्त कथन बसंती उपन्यास में किसका है? बसंती का, सूरी का, दीनू का या भीष्म साहनी जी के स्वयं का? तो ये लेखक का स्वयं का कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बसंती उपन्यास की पूर्व पीठिका किस कहानी को माना जाता है? निशाचर, शोभा यात्रा, राधा अनुराधा या भाग्य रेखा? तो आप सभी को मालूम होगा, वांगचू कहानी संग्रह में जो छपी थी कहानी राधा अनुराधा, उस उपन्यास की पूर्व पीठिका कही जाती है बसंती उपन्यास की। ठीक है, उपन्यास कुल कितने खंडों में विभक्त है? यानी बसंती उपन्यास की यहाँ पे बात हो रही है कि तो बसंती उपन्यास कुल कितने खंडों में विभक्त है? 10, 15, 22 या 34? तो सही आंसर हो जाएगा 15 खंडों में विभक्त है। ठीक है, अगला है, दर दर की ठोकरें खाने से तो अच्छा है कि अपने घर लौट जाओ। उपरोक्त कथन किसने कहा? बसंती का श्यामा बीबी से, दीनू का बसंती से, श्यामा बीबी का बसंती से या बसंती का उसकी माँ से? सही आंसर हो जाएगा श्यामा बीबी का बसंती से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विराटा की पद्मिनी उपन्यास कुल कितने खंडों में विभक्त है? 45, 65, 72 या 75? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विराटा की पद्मिनी जो उपन्यास है वो 72 खंडों में विभक्त है। ठीक है, 72 इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे फैक्ट ही परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, अगला है, उड़ गए फुलवा रह गई बांस। उपरोक्त गीत विराटा की पद्मिनी उपन्यास में कौन गाता है? कुंजर सिंह, देवी सिंह, कुमुद या छोटी रानी? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुमुद, जो इस उपन्यास की नायिका है, कुमुद ये गीत गाती, उड़ गए फुलवा रह गई बांस। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा पात्र विराटा की पद्मिनी उपन्यास से संबंधित नहीं है? अली मर्दन, बड़ी रानी, रामदयाल, सबल सिंह या कीरत? तो जो कीरत है वो इस उपन्यास का पात्र नहीं है, कीरत पुनर्नवा उपन्यास का पात्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपन्यास के अंत में कुमुद बेतवा नदी में छलांग क्यों लगाती है? क्योंकि वो अपने जीवन से पूर्ण रूप से निराश हो चुकी है, गुंजन सिंह को अपने पति के रूप में पाना उसके लिए असंभव था, अली मर्दन के हाथ नहीं आना चाहती, यह सभी कारण है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा अली मर्दन के वो हाथ नहीं आना चाहती थी, इसलिए कुमुद बेतवा नदी में छलांग लगा देती है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा पात्र विराटा की पद्मिनी उपन्यास का नहीं है? जनार्दन सिंह, काले खान, नरपति सिंह या शीलभद्रा? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो शीलभद्रा पात्र है वो विराटा की पद्मिनी का नहीं है, ये पुनर्नवा का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विराटा की पद्मिनी उपन्यास में किन शहरों का वर्णन मिलता है? किन शहरों का वर्णन मिलता है? कालपी नगर, रामनगर, बड़नगर, गढ़कुठार या हल्दो? किस शहर का वर्णन नहीं मिलता है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, किस शहर का वर्णन नहीं मिलता है? तो कालपी, रामनगर, बड़नगर, गढ़कुठार, यानी हल्दीप का वर्णन नहीं मिलता, हल्दीप का वर्णन पुनर्नवा उपन्यास में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कन्या रूपराशि थी, उस पर देवत्व का आरोप होने में विलंब न था। उपरोक्त कथन विराटा की पद्मिनी में किस पात्र के लिए कहा गया है? कुमुद, बड़ी रानी, छोटी रानी, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कुमुद के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अली मर्दन दलीप नगर पर आक्रमण क्यों करता है? कुमुद को प्राप्त करना चाहता है वो, छोटी रानी ने उसे राखी बंद भाई बनाया था इसलिए, उसने कुंजर सिंह को धोखा दिया था इसलिए, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा वो कुमुद को प्राप्त करना चाहता था इसलिए दलीप नगर पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, अगला है, वयम रक्षामा उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन सा है? राम, रावण, माल्यवान या जामवंत? तो सही आंसर हो जाएगा रावण। ठीक है, याद रखिएगा हर पात्र में आपने अब तक राम और रावण की कहानी में देखा होगा मुख्य पात्र राम को ही माना गया, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, वयम रक्षामा का मुख्य पात्र रावण है। ठीक है, अगला है, वयम रक्षामा तो एक उपन्यास अवश्य, परंतु वास्तव में वेद, पुराण, दर्शन, वैदेशिक इतिहास ग्रंथों का दूसरा अध्ययन है। ये बात किसने कही थी? बच्चन सिंह ने, रामचंद्र तिवारी ने, चतुरसेन शास्त्री ने या गोपाल राय ने? तो सही आंसर है, ये लेखक का स्वयं का कथन है, चतुरसेन शास्त्री ने ये बात स्वयं कही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा इनमें से कौन सा नाटक चतुरसेन शास्त्री का नहीं है? नाटक की बात हो रही है, राज सिंह, मेघनाथ, छत्रसाल, गंधारी, क्षमा या सभी हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ये सारे जो नाटक हैं वो चतुरसेन शास्त्री के ही हैं। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा परिच्छेद वयम रक्षामा में नहीं है? तिल तंदुल, तू न प्रथम है न अंतिम, वरुण ब्रह्म, वज्रपाणि देवेंद्र, सीताहरण, स्वर्णलंका में? तो जो सीताहरण है वो पात्र उसमें नहीं है। ठीक है, वयम रक्षामा में नहीं है।
ठीक है। अगला है वयम रक्षामा उपन्यास कुल कितने परिच्छेदों में विभक्त है? 68, 79, 89 या 99? तो सही सही आंसर की हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो वयम रक्षामा उपन्यास है जो 89 परिच्छेदों में विभक्त है, 89। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के विषय में असंगत बताना है। वैशाली की नगरवधू 1949, रक्त की प्यास 1951, आलमगीर 1954, सोमनाथ 1955, गोली 1956, सोना और खून 1960, पथ का पाप 1968। तो जो असंगत है वो पथ का पाप है, ये रांगे राघव का उपन्यास है, अब चतुर्सेन शास्त्री का नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपन्यास के अनुसार रावण के प्रमुख गुणों में कौन सा एक नहीं था? विभिन्न किस उपन्यास के अनुसार? वयम रक्षामा उपन्यास के अनुसार रावण के प्रमुख गुणों में से कौन सा एक नहीं था? विभिन्न विधाओं का मर्मज्ञ, नीति विशेषज्ञ, सफल साहित्यकार या संपादक, चिकित्सा शास्त्री, संगीत प्रेमी, धर्म की रक्षा करने वाला या सभी? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा धर्म की रक्षा करने वाला नहीं था रावण। ठीक है। कि सभी विधाओं में, सभी चीजों में सभी गुण थे उसके अंदर। शिव तांडव श्रोतम किसकी रचना है? चतुर्सेन शास्त्री की, हरदयाल की, रावण की या माल्यवान की? तो ये रावण ने शिव तांडव श्रोतम की रचना किसने की थी? रावण ने। अगला है वयम रक्षामा उपन्यास के अनुसार रावण ने दक्षिण को उत्तर से जोड़ने के लिए नई संस्कृति का प्रचार किया था, उसका नाम क्या था? दक्ष संस्कृति, रक्ष संस्कृति, आर्य संस्कृति, अनार्य संस्कृति? तो सही आंसर हो जाएगा रक्ष संस्कृति, रक्ष संस्कृति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा वयम रक्षामा उपन्यास में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण आदि के अलावा अन्य किन सभ्यताओं के इतिहास का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है? मेसोपोटामिया, बेबीलोन, यूनान या इन सभी का? तो सही आंसर हो जाएगा वेद, उपनिषद, ब्राह्मण के अलावा मेसोपोटामिया, बेबीलोन, पर्शिया और यूनान, सभी का यहाँ पर वर्णन मिलता है। ठीक है। अगला है वयम रक्षामा उपन्यास 1955 जिसका प्रकाशन वर्ष है। इस उपन्यास की विषय वस्तु की बात अगर करें तो क्या है? अवध के नवाबों के हास्योन्मुख जीवन का वर्णन, आर्य अनार्य देव दानव आज संस्कृतियों के संघर्ष और समन्वय की कथा, भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक एवं सामाजिक चित्रण या मशरूम बेगम के नारी हृदय का चित्रण? तो सही आंसर हो जाएगा आर्य अनार्य देव दानव आज संस्कृतियों के संघर्ष और समन्वय की कथा वयम रक्षामा है। ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने खुद से बनाए हुए हैं। तो अगला है, ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा खुद से बनाए हुए क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा और सबका रिव्यू भी दीजिएगा क्वेश्चन कैसे लगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हर व्यक्ति के अंदर एक आंगन है, एक तुलसी चौरा है, वैसे ही सबके छोटे आकाश में एक नीला चांद भी होता है। नीला चांद उपन्यास में उपयुक्त कथन किसने कहा? कर्णदेव का कौमुदी से कहता है, कीर्ति वर्मा का भुवना देवी से, ऋतध्वज का कीर्ति वर्मा से या गोपाल भट्ट का नंदा देवी से? तो सही आंसर हो जाएगा ऋतध्वज कीर्ति वर्मा से ये बात कहते हैं। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन से मत का वर्णन नीला चांद में नहीं आता है? किस संप्रदाय या मत का वर्णन नीला चांद में नहीं आता है? वैष्णव और शैवों का, नाथपंथियों का, वज्रयानी सिद्धों का, कापालिकों का या सभी का मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी संप्रदायों का वर्णन नीला चांद में मिलता है। अगला है पुनर्नवा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1962, 72, 73 या 85? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1973। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस उपन्यास की कथा वस्तु लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम के आधार पर 4वीं शताब्दी की घटना पर आधारित है? वयम रक्षामा, पुनर्नवा, भूले बिसरे चित या विराटा की पद्मिनी? तो सही आंसर हो जाएगा पुनर्नवा। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा पात्र पुनर्नवा उपन्यास का नहीं है? देवरात, गोपाल आर्यक, मृणाल मंजरी, बसंत सेना, गणिकापुत्री, चंदा, श्रीचंद, कुमुद? तो सही आंसर हो जाएगा कुमुद। कुमुद है विराटा की पद्मिनी उपन्यास की पात्र। ठीक है। पुनर्नवा उपन्यास कितने भागों में विभक्त है? 25, 32, 29 या 15? ठीक है। तो सही आंसर आपको बताना है पुनर्नवा उपन्यास में 29 भागों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है अगर निरंतर व्यवस्थाओं का संस्कार और परिमार्जन नहीं होता रहेगा तो एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटेंगी ही, अपने साथ साथ धर्म को भी तोड़ देंगी। प्रस्तुत कथन किस उपन्यास के प्रारंभ में कहा गया है? वयम रक्षामा में, पुनर्नवा में, भूले बिसरे चित्र में या विराटा की पद्मिनी में? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा पुनर्नवा में लेखक ने ये बात कही है। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे संस्कृत और प्राकृत के अच्छे कवि थे और वीणा, वेणु, कुरज और मृदंग जैसे विभिन्न श्रेणी के वाद्य यंत्र के कुशल वादक भी थे। पुनर्नवा में ये किसके लिए कहा गया? गोपाल आर्यक, देवरात, श्रीचंद या चंदा? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देवरात के लिए।
एक अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज का कि दो बूढ़े जिन्होंने युग देखा था, जिंदगी के अनेक उतार चढ़ाव देखे थे, जिनके पास अनुभवों का भंडार था, विवश थे, निरुत्तर थे, लेखक ने यह कथन किस उपन्यास के अंत में कहा है या किसमें कहा गया? राग दरबारी में, जिंदगी नामा में, देवरानी जेठानी में या भूले बिसरे चित्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूले बिसरे चित्र में उपरोक्त कथन लेखक के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पाठ्यक्रम से संबंधित थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सारे उपन्यास के जो भी फैक्ट हो सकते थे वो कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। पूरे वीडियो अंत तक आप सभी देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे। मिलते हैं कल फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। थैंक यू।